नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज के एपिसोड में बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताज़ी विदेश यात्रा की। मोदी जी इस समय घाना में हैं। दक्षिण अफ्रीका का एक देश है घाना, और घाना में उन्हें वो घाना का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ द स्टार, ऐसा कुछ नाम है उसका, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मोदी जी को बधाई दी जानी चाहिए। मोदी जी को शायद ये 21वां 22वां नागरिक सम्मान विदेशों की धरती पर मिला है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 10-11 साल में मोदी जी भले ही जो हमारी विदेश नीति है और जो हमारी कूटनीति है उस पर लगातार तकलीफ में हो, लगातार उनको नाकामी मिल रही हो, पड़ोसी देशों से उनके संबंध लगातार बिगड़ रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, लेकिन वो सुदूर दक्षिण अफ्रीका और दूसरे जो कॉन्टिनेंटल्स हैं वहाँ के छोटे छोटे देशों में जाकर के दोस्ती बढ़ा रहे हैं। और अच्छी बात है, दोस्ती दुनिया में होनी चाहिए। अगर आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो विश्व के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश से आपकी दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो सबसे पुराना हमारा दोस्त है रूस, वो आजकल हमसे खफा है। चीन से हमारी बन नहीं रही है, और अमेरिका लगातार दादागिरी दिखा रहा है। आने वाली 9 तारीख को अमेरिका और भारत के बीच में एक डील होनी है जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों की भविष्य का फैसला होगा। बहरहाल घाना की बात करते हैं। घाना एक छोटा सा देश है और घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट कहते हैं। गोल्ड कोस्ट, सोने का अकूत भंडार है वहाँ। तो घाना सोने का भंडार है। घाना का और भारत का दुख दर्द एक सा है। घाना भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा और भारत भी उपनिवेशवाद का शिकार रहा। भारत 1947 में आज़ाद हो गया और घाना को आज़ाद होने में 10 साल और लगे। घाना 1957 में से आज़ाद हुआ। लेकिन मज़े की बात यह है कि घाना जाकर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी का पीछा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं छोड़ा। जब उन्हें घाना के जो राष्ट्रपति हैं, ये जो अपना जॉन महामा, वो अपना नागरिक सम्मान जब मोदी जी को प्रदान कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में बड़ी श्रद्धा के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम इसलिए लिया क्योंकि जो घाना के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर क्यूमा नकुमा, उनका और नेहरू जी का बड़ा याराना था, बड़ी दोस्ती थी। दोनों उस ज़माने में 10 साल बाद भारत से आज़ाद हुए घाना ने नेहरू जी के गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट का समर्थन किया और अच्छा समर्थन किया। घाना की आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 29-30 मिलियन के आसपास है। भारत में ऐसे तो मेरे ख्याल से अगर 30 है तो आप कितने घाना बना सकते हैं? 1 दर्जन घाना बना सकते हैं। इससे छोटे बड़े होने का जैसे इसका रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसा मैंने पहले ही कहा। लेकिन सवाल ये है कि भारत घाना जैसे छोटे देशों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बड़े देश हैं जिनसे उसकी पारंपरिक दोस्ती थी उनसे दूर होता जा रहा है और लगातार इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। आपने देखा अभी SCO के सम्मेलन में शंघाई में क्या हुआ। जो संयुक्त बयान उस बैठक के बाद आना था, उस समय SCO के संयुक्त बयान पर भारत ने दस्तखत नहीं किए। अच्छी बात है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, नहीं किए दस्तखत, क्योंकि वो जो चीज़ उसमें संयुक्त बयान में डलवाना चाहते थे आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो नहीं डाली गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे रक्षा मंत्री के साथ खड़ा कोई नहीं हुआ SCO का, जो और जो दूसरे देश जो उसके सदस्य हैं। यही हालत हमने अभी G7 के में देखी। G7 में भी माननीय प्रधानमंत्री गए थे, लेकिन वहाँ पर भी वही फजीयत भारत की हुई जो शंघाई में हुई।
और अब प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स में जाएंगे, ये जो 5 देशों की यात्रा है घाना के बाद, तो ब्रिक्स में क्या होगा ये भगवान जाने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रोटेशन से ही सही लेकिन पाकिस्तान के साथ है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस समय पाकिस्तान के समर्थन में 180 देश हैं। अब भारत के समर्थन में कितने हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप अपना गूगल से बात करिए, ग्रोक से बात करिए, वो आपको बता देगा। स्थिति ये है कि पिछले 10-11 साल में जब से भारत ने विश्वगुरु बनने की मुहिम शुरू की है, तब से भारत के दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होते जा रहे हैं। और ये भारत की विदेश नीति की सफलता है या विफलता है, इसकी समीक्षा आप विशेषज्ञ हमारे दर्शक हैं वो खुद करें। मैं अगर करूँगा तो लोग कहेंगे कि ये तो भाई सरकार विरोधी है, सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी है, लेकिन मैं किसी का विरोधी नहीं। सत्ता हमारी, प्रधानमंत्री हमारे, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है हकीकत, तो कि हम पिछले 11 साल में विदेश नीति के मामले में लगातार पिट रहे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में भारत ने बड़ी कोशिश की, प्रधानमंत्री जी हमारे 2-3 बार दोनों पक्षों से मिले, समझाया, लेकिन आज तक युद्ध विराम नहीं हुआ है। ईरान इजराइल के युद्ध में हमने एक तरह से मौन साध के रखा, हम ईरान के पक्ष में खड़े नहीं हुए और इजराइल का हमने साथ नहीं छोड़ा। नतीजा क्या है आपको मालूम है, यही फिलिस्तीन का मामला है। जिस फिलिस्तीन को लेकर भारत की जो नीति है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल तक नहीं हिली थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तो हिलने का सवाल ही नहीं था, लेकिन उस पारंपरिक नीति से भी हमारी मौजूदा सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री पीछे हट गए। लेकिन घाना है और घाना जैसे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, निकारागुआ है, कितने नाम, प्रधानमंत्री जी तो 80-82 देशों में घूम चुके हैं, छोटे छोटे देशों में, और उन्हें अपना दोस्त बना चुके हैं, लेकिन बड़े देशों को वो दोस्त नहीं बना पा रहे हैं। चीन से तो दोस्ती बनी नहीं रही है, रूस से जो पुराने हमारे कॉर्डियल रिलेशन थे, भाईचारे का रिश्ता था, वो भी फीका हो रहा है, धुंधला हो रहा है। और अमेरिका लगातार दादागिरी कर रहा है, लगातार भारत को अपमानित कर रहा है। हाल के ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम को लेकर अमेरिका ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार ये कहा कि युद्ध विराम हमने कराया। ठीक है, भारत की ओर से खंडन होता रहा, लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं। अभी क्वाड की बैठक हुई, क्वाड की बैठक में भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 4 लोग थे, लेकिन ये एक भी देश न पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ भारत के पक्ष में, न चीन के खिलाफ खड़ा हुआ भारत के पक्ष में, जबकि ये चारों देश कई वजहों से चीन से भी दुखी हैं और पाकिस्तान से भी दुखी हैं। घाना वाना इसमें कहीं आता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकता है वो इस समय घाना है, और घाना में भारत को मिलता कम है, देना ज़्यादा पड़ता है। घाना गरीब देश है, घाना में अधोसंरचना का विकास हो, चिकित्सा सेवाओं का विकास हो, शिक्षा का मामला हो, सब में भारत को मदद करनी पड़ती है। और हमारा कोई कारोबार भी घाना से बहुत ज़्यादा नहीं है, $3 बिलियन का है। $3 बिलियन से क्या होता है, अमेरिका के साथ तो हम $190 बिलियन का कारोबार करते हैं, लेकिन अमेरिका से हमारे रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं, लगातार बिगड़ रहे हैं। चाहे अमेरिका की अदालत हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे अमेरिका के उद्योगपति हों, सब भारत के और भारतीयों के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि भारत की कूटनीति अमेरिका को संतुलित नहीं कर पा रही है, अमेरिका को अपने पक्ष में खड़ा नहीं कर पा रही है। भय तो है, क्या कर सकते हैं। बात घाना की करते हैं। घाना के लोग अश्वेत हैं निश्चित तौर पर, लेकिन बड़े लड़ाकू हैं, बड़े जीवन वाले हैं। निरंतर लड़ते हुए उन्होंने आज़ादी हासिल की, और फिर आज़ादी के बाद घाना को खड़ा करने में दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत ने भी बड़ी इमदाद की। यहाँ तक कि घाना का जो राष्ट्रपति भवन है उसको बनाने में भी भारत ने इमदाद की है। वहाँ जो शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप्स होती है वो भारत देता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अब हम इस स्कॉलरशिप को जो ICCR है के तहत मिलती है, ITEC के तहत मिलती है, उसको दोगुना कर देंगे। अच्छी बात है, गरीबों की मदद करना चाहिए। हमारे देश में भी 80 करोड़ गरीबों की मदद भारत की सरकार मुफ्त का भोजन करके
प्रदान करके कर रही है। ये बात अलग है वो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भारत की सरकार पिछले 10-11 साल में नहीं कर पाई, वो मुद्दा लगेगा, वो हमारे घर का मुद्दा है। घाना की बात कर रहे हैं तो घाना में हमारे प्रधानमंत्री ने घाना सरकार को आश्वस्त किया है कि वहाँ के जो रक्षा सेवाएं हैं उनकी इमदाद की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको साइबर सिक्योरिटी दी जाएगी और समुद्री सुरक्षा में उनको मदद की जाएगी। यानी सुरक्षा से संप्रभुता की जो ज़रूरत होती है उसको भारत पूरा करेगा घाना को। अच्छी बात है। अब मैं ऐसी कोशिशों का समर्थक हूँ और घाना तो वैसे ही हमारे साथ निर्गुट आंदोलन के समय से साथी रहा है, तो आज भी उसके सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या घाना भी भारत पर पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के समय भारत के पक्ष में बोला था? इसकी भी हमें तफ्तीश करनी चाहिए। अब वो बोलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं बोला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो अगर बोलता तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं बोला, कोई बात नहीं। अब भारत सरकार को इस घाना यात्रा से क्या लाभ मिलेगा, क्या भारत की जनता को लाभ मिलेगा, ये तो पता नहीं, लेकिन भारत के उद्योगपतियों को ज़रूर इससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि वहाँ कम से कम 900 ऐसी परियोजनाएं हैं जो भारतीय उद्योगपतियों के सहयोग से चल रही हैं। ख़ास तौर पर आप देखें कि वहाँ टाटा है, वहाँ पर लीलैंड है, वहाँ पर एयरटेल भारती है, तो ये लोग हैं और काफ़ी बड़ी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा 900 परियोजनाएं हैं $2 बिलियन की, और हमारा कारोबार कितना है घाना के साथ? $3 बिलियन का, यानी आधे से ज़्यादा तो घाना हम चला रहे हैं और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि छोटे देशों की मदद करना चाहिए। बगल में हमारा बांग्लादेश है, छोटा देश है, उसकी मदद करना चाहिए। 1975 में आज़ाद हुआ है, घाना के बहुत बाद में आज़ाद हुआ है, 71 में, क्षमा कीजिए। तो 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ और बांग्लादेश तब बना, तो बांग्लादेश की मदद कीजिए। बांग्लादेश से हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है। बांग्लादेश की जो निर्वासित प्रधानमंत्री है वो अभी हमारे यहाँ देश में बैठी हुई हैं, शेख हसीना, लेकिन हम अभी तक जो 1-1.5 साल होने को आया है, बांग्लादेश से अपने संबंधों को मामूल पर नहीं ला पाए हैं। उल्टे बांग्लादेश में हिंदुओं पर, चूँकि हमारी सरकार सनातन और हिंदुओं की बात बहुत करती है, तो वहाँ पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को भी नहीं रोक पाए, हमारा दबाव नहीं बन पाया है। बांग्लादेश, आप सबको पता है कि अमेरिका के प्रभाव में है, अमेरिका समर्थित वहाँ जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, काम चलाऊ राष्ट्रपति हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर भारत चाहता तो अमेरिका की मदद से बांग्लादेश को अपने साथ ले सकता था, लेकिन नहीं ले पाया। बांग्लादेश किसके साथ जा रहा है? चीन के साथ जा रहा है। पाकिस्तान पहले चीन के साथ जा चुका है, नेपाल पहले चीन के साथ जा चुका है, श्रीलंका पहले चीन के साथ जा चुका है। तो भाई हमारे पास बचा कौन? घाना तो बहुत दूर है। घाना से अगर हम कोई इमदाद लेना चाहें, छोटी सी इमदादी समझिए, तो हमें हासिल नहीं हो सकती। वो हमें सामरिक दृष्टि से कोई मदद नहीं कर सकता, वो हमें आर्थिक दृष्टि से कोई मदद नहीं कर सकता। सांस्कृतिक संबंध हमारे अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत सरकार पता नहीं क्यों पिछले 10-11 साल से उन देशों से रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, या कर रही है तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिन देशों से हमारे लिए सामरिक महत्व ज़्यादा है, व्यापारिक महत्व ज़्यादा है, कूटनीतिक महत्व ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि पिछले 11 साल में भारत सरकार चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में समर्थन हासिल क्यों नहीं कर पाई? ये क्या वजह है? क्यों नहीं बोलते? चीन का खुल करके नाम क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान का खुल करके नाम क्यों नहीं लेते? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बैठक में पाकिस्तान और चीन का नाम भारत की ओर से नहीं लिया गया, या भारत का इतना प्रभाव अब नहीं बचा है कि भारत जोर दे करके जो संयुक्त वक्तव्य जारी होते हैं इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के, चाहे वो SCO हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे G20 हो, चाहे G7 हो, चाहे क्वाड हो, किसी भी संगठन के संयुक्त वक्तव्य में भारत के दबाव में अभी तक
चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा सका। ये हमारी असफलता है। घाना में हम गए, हमें नागरिक सम्मान मिला, हमें जहाँ जहाँ नागरिक सम्मान मिला हम उन सब देशों के आभारी हैं, लेकिन इन देशों से हमारे रिश्ते बनने से हमें कोई ठोस लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहरहाल इस यात्रा ये कामयाब प्रधानमंत्री जी की हो गई है, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने घाना के राष्ट्रपति को भारत आने का आमंत्रण दिया है, तो हमें लगता है कि जो आने वाला हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा उसमें संभव है कि घाना के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो हमारे मुख्य अतिथि हों, क्योंकि हम चीन के राष्ट्रपति को अपना मुख्य अतिथि स्वतंत्रता दिवस समारोह का बनाते नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति को हम बना नहीं पाएंगे, जापान फ्रांस के राष्ट्रपति फिलहाल आने से रहे, पाकिस्तान से तो हमारी छोड़ छुट्टी हो ही चुकी है, बांग्लादेश में कोई ऐसा आदमी बचा नहीं है। तो ऐसे में ठीक है, दूर के घाना वाले ही सही, और घाना वालों से हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन भारत की जनता की ये उम्मीद है कि भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है, विश्व विजेता बनना चाहता है, शक्ति संतुलन करना चाहता है दुनिया में, तो उसे अपने पारंपरिक मित्रों की ओर दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाना पड़ेगा, पड़ोसियों से संबंध फिर से अच्छे करने पड़ेंगे। घाना, निकारागुआ या इस तरह के छोटे छोटे देशों से यात्रा करने से, वहाँ के नागरिक सम्मान हासिल करने से भारत का सम्मान नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत का सम्मान दिन ब दिन इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कम हो रहा है। ये एक कड़वी हकीकत है, आप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, मैं इससे दुखी हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा बताइए, ज़रूर बताइए, टिप्पणियाँ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो वैसे ही अभी लगातार आपकी सेवा में नहीं आ पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि हर दिन या हर दूसरे दिन आपके बीच उपस्थित हूँ। तो अपना स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।